डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेट्स के मुतालिक कि सेट्स क्या होते हैं और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। अब होता कि हमारे पास कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि डील कर रही होती हैं कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ। यानी उनमें आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनके साथ उस एप्लीकेशन ने डील करना होता है, जिनको उस एप्लीकेशन ने स्टोर करना होता है या प्रोसेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेशेंट्स डेटा होगा। मतलब कि एक से ज्यादा पेशेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डील कर रहा होगा, उनको प्रोसेस कर रहा होगा या उसको स्टोर कर रहा होगा। तो इस तरह की जितनी भी डेटा कलेक्शंस होती हैं उसके लिए फिर VDMSL जो है वो हमें मुख्तलिफ कलेक्शन टाइप्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेट्स भी मौजूद हैं और सीक्वेंसेस भी मौजूद हैं। तो पहले हम सेट्स के मुतालिक बात करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और VDMSL इनको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। अब सेट्स क्या होती हैं? सेट की डेफिनेशन के अंदर आपको तीन चीजें ज़हन में रखनी है। पहली चीज तो ये है कि जो सेट होता है हमारे पास, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ आइटम्स। कि जो भी सेट होगा उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स की एक कलेक्शन होगी जिसमें एक या एक से ज्यादा आइटम्स मौजूद होंगे। दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये जो कलेक्शन होती है इसके अंदर जो ऑर्डर है आइटम्स का या ऑब्जेक्ट्स का वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक कलेक्शन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मैं कहता हूं कि हमारे पास पहले 10 इवन नंबर्स हैं, या दूसरे लफ्जों में जो पहले 10 इवन नंबर्स हैं उनकी एक कलेक्शन है। तो अब उसको आप 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लिखें, या आप 4 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें, 10 लिख लें, फिर 8 लिख लें। तो जो ऑर्डर है वो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सेट्स के अंदर जो आइटम्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आप कह लें कि उनका ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। फिर इसी तरह आइटम्स की जो रेपुटेशन है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। मतलब अगर कोई आइटम रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे तमाम सिनेरियोज या ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जिनमें कि आपने कलेक्शन ऑफ आइटम्स के साथ डील करना होता है, फिर आपके पास उन आइटम्स की आप कह लें कि उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट ना हो और उनकी रेपुटेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर ऐसे तमाम सिनेरियो में हमारे लिए जो आइडियल डेटा टाइप या आइडियल आप कह लें कि कंस्ट्रक्ट जो है जिसे आप यूज कर सकते हैं, वो कौन सा कंस्ट्रक्ट है? वो सेट टाइप है। इन तमाम सिनेरियोज में फिर आप क्या करेंगे? अपनी रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करेंगे यूजिंग सेट्स। अब इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताई कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, जो कि किसी भी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड हैं किसी सर्जरी के लिए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पेशेंट्स होंगी इसको आप क्या करेंगे? यू विल इम्प्लीमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ सेट। अब यहाँ पे आप देखें तो पेशेंट्स जो है उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारे पास तीन पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अली, वसीम और रजा, तो आप इनका कोई भी सीक्वेंस कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह अगर किसी एक पेशेंट ने, फॉर एग्जांपल वसीम है, उसने दो अपॉइंटमेंट्स ली हैं, तो वो आप कह लें कि उसका नाम सेट के अंदर दो दफा आएगा, लेकिन वो कंसिडर एक ही पेशेंट किया जाएगा। तो जब भी सेट के अंदर आप कह लें कि आपके आइटम्स रिपीट होते हैं तो वो कंसिडर एक ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आप कह लें कि जो रेपुटेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, उसको हम कंसिडर नहीं करते। अब जब VDMSL की हम बात करते हैं तो VDMSL के अंदर किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास टाइप कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा है? डैश सेट। यानी पहले आप एक डैश का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद आप सेट का कीवर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है अ नंबर, और ये हमारे पास इसकी टाइप क्या है? ये नेचुरल नंबर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जो ये हमारे पास कैपिटल एन होता है जिसमें कि डायगोनल जो है ये डबल लाइन होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप देखें कि अ नंबर का जो वेरिएबल है इसको हमने इसकी जो टाइप बताई है वो क्या बताई है कि ये एक नेचुरल नंबर है। अब अगर हमने नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम रखता हूँ सम नंबर्स, तो फिर आप क्या करेंगे? जो टाइप है उसके साथ आप वो टाइप कंस्ट्रक्टर यानी डैश
और साथ सेट का कीवर्ड ये यूज करेंगे। तो जब आपने ये चीज यूज कर ली तो इसका मतलब है कि अब जो सम नंबर्स का वेरिएबल है इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह अगर मैं बनाना चाहता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स तो मैं क्या करूंगा, वो वेरी उस सेट का नाम लिखूंगा इवन नंबर्स और साथ कॉलन, और चूंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं और साथ उसका टाइप कंस्ट्रक्टर डैश सेट। तो अब इवन नंबर्स क्या है, ये मेरे पास एक सेट बन गया है और इसके अंदर वो नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि इवन है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने यहाँ पे सम अदर नंबर्स के नाम से एक सेट बनाया है और इस सेट के अंदर कौन से आइटम्स होंगे, इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे ये उसका टाइप कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अभी तक जो हमने सेट बनाए हैं वो हमारे पास पहले से बिल्ट इन डेटा टाइप्स थी, उनके हमने सेट्स बनाए हैं। फर्ज करें मैं एक कस्टम टाइप का सेट बनाना चाहता हूँ, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का सेट बनाना चाहता हूँ, तो जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो डेटा टाइप होगी वो कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगी। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, पहले टाइप्स की क्लॉज यूज करेंगे, वो टाइप बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने डे के नाम से एक टाइप बना ली है, इसके अंदर कोड टाइप के अंदर आप उसकी वैल्यूज एंटर कर देंगे टिल संडे, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे, फिर कॉलन का सिंबल लगाएंगे। आपको पता है ना ये कॉलन का सिंबल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इज टाइप ऑफ। फिर आप उस टाइप वो टाइप बताएंगे और साथ ये डैश सेट जो हमारे पास टाइप कंस्ट्रक्टर है। अब इसका क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट डेज इज ए टाइप ऑफ सेट दैट कंटेन्स डे टाइप एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अभी तक जो हमने बात की है वो बात की है सेट डिक्लेरेशन की, यानी आप सेट्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे वीडीएमएसएल के अंदर। अब हम बात करते हैं सेट्स की डेफिनेशन की, यानी वीडीएमएसएल के अंदर सेट्स जो है आप डिफाइन कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, हम उनको बारी बारी देखेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है हमारे पास वो ये है कि आप इस तरह ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फॉर्म में सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप मेंशन कर देते हैं और साथ आप यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाते हैं और उससे पहले सेट का नाम आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, कौन सा, सम नंबर्स, और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 4, 28, 19 और 10। इसी तरह हमारे पास एक सेट है इंपॉर्टेंट डेज के नाम से, उसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जिनको हमने कोड टाइप की फॉर्म में लिखा है। अब जैसे हमने पहले कहा था कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट और ये सेट, ये दोनों आपस में इक्वल है, अगरचे उनका ऑर्डर डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास ये इंपॉर्टेंट डेज और ये इंपॉर्टेंट डेज, दोनों सेट्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। इसी तरह हमने जब ये कहा था कि इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हमने ये बात भी की थी कि रेपुटेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अगर इस सम नंबर्स की आप बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट, कौन सा, 2 वाला, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रेपुटेशन की चूंकि कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती तो इसका क्या मतलब है कि ये सम नंबर, ये सम नंबर्स और ये सम नंबर्स, ये तीनों सेट आपस में इक्वल हैं क्योंकि एलिमेंट सेम है। ठीक है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 19 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये सेट और ये सेट, ये भी आपस में आप कह लें कि इक्वल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उन एलिमेंट्स की, आप कह लें कि उनका सीक्वेंस डिफरेंट था, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली जब एलिमेंट्स आपके सेम हो गए दोनों सेट्स के अंदर तो वो आपके सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, या उसको आप कह लें कि वो सेम सेट्स हैं। अभी हम इक्वल सेट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देखेंगे कि इक्वल सेट्स क्या होती हैं। फिर हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है जिसमें कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो ये कि वो इंटीजर हो और दूसरा वो कंटिन्यूअस हो। वो कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू n। ठीक है, अब ये क्या है, एक तो इंटीजर्स भी हैं और ये कंटिन्यूअस भी हैं। इस तरह अगर मैं ये कहूँ 100, 101, 102,
अप टू 1000। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये हमारे पास एक तो इंटीजर्स भी हैं और कंटिन्यूस भी हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर आप किसी भी सेट को सब रेंजेस की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सम रेंज के नाम से एक सेट है और इसको हमने सब रेंज की फॉर्म में लिखा है। वो कैसे कि सबसे पहले तो आप जो हमारे पास लोअर नंबर होता है जहां से वो सेट स्टार्ट हो रहा होता है, आप वो मेंशन करते हैं और फिर उस सेट के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है आप उसको एंड पे मेंशन करते हैं। जैसे ये सम रेंज का जो हमारे पास सेट है, अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, चलते चलते अप टू 15। ठीक है, तो ये जो सब रेंज है ये हमें एक सेट रिटर्न कर रही है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास सब रेंज के अंदर जो आप मिनिमम एलिमेंट बताएंगे या जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो भी शामिल होगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो भी शामिल होगा। यानी कि आपके पास वो जो रेंज है वो रेंज जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे वो एंड हो रही है, वो दोनों एलिमेंट्स भी उसमें शामिल होंगे। तो ये जो हमारे पास सब रेंजेस होती हैं ये हमारे पास एक ऐसा सेट रिटर्न करती हैं जिनमें के उस रेंज के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। और इस इंक्लूसिव का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको भी आपने शामिल करना है और लास्ट एलिमेंट जो है उसको भी शामिल करना है। ठीक है, तो ये जो सब रेंज है ये बेसिकली हमारे पास ये वाला सेट रिटर्न कर रही है जिसमें 5 भी शामिल है और 15 भी शामिल है और इसके दरमियान जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं और ये कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज नोट करें कि हमने कहा था कि जो सब रेंज होती है वो एक कंप्लीट सेट रिटर्न करती है फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट। लेकिन अब अगर हम जो लास्ट एलिमेंट है वो ऐसा एलिमेंट बता दें जो कि पहले एलिमेंट से अगर स्मॉलर है या उससे छोटा है, तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था वो 7 बताया और जो लास्ट एलिमेंट था वो हमने 6 बताया। अब हम क्या कह रहे हैं कि 7 से लेके 6 तक हमारे पास जो कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं या कंटिन्यूस इंटीजर्स हैं वो रिटर्न करो। तो 7 से लेकर 6 तक तो नहीं होते क्योंकि 7 बड़ा है, 7 से स्टार्ट करके आप 6 पे नहीं आते। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो सेट रिटर्न होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, जैसे अब यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 6 है और जो सेकंड एलिमेंट है वो 4 है। अब इस केस में भी क्या है, 6 से लेकर 4 तक तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट रिटर्न होगा। हाँ, अगर आप इसको यूं लिखते 4, 6, तो फिर क्या होता, फिर ये सब रेंज हमारे पास एक सेट रिटर्न करती जिसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते, 4, 5 और 6। ठीक है, इसी तरह अगर ये हमारे पास होता 6 अप टू 7, तो फिर क्या होता, फिर हमारे पास दो एलिमेंट्स रिटर्न होते हैं, 6 और 7। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं उनका साइज भी बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, मीन एक सेट के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा वो कंटिन्यूस भी नहीं होते। तो उस केस में क्या किया जाए? अब उस केस में हमारे पास सेट्स को डिफाइन करने का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन में क्या होता है? कंप्रीहेंशन हमारे पास सेट्स को डिफाइन करने की वो नोटेशन है जिसमें कि आप किसी भी सेट को एक्सप्रेशन और टेस्ट की फॉर्म में लिखते हैं। यानी आप जब भी सेट को लिखेंगे या उसको डिफाइन करेंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर एक एक्सप्रेशन होगा और एक टेस्ट होगा। इसके अलावा एक बाइंडिंग भी होती है, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जो पहली चीज आती है सेट के अंदर, और ये टेस्ट है। जो एलिमेंट्स इस टेस्ट को पास करेंगे उन एलिमेंट्स को हम इस एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट करेंगे, फिर ये एक्सप्रेशन जो आउटपुट देगा वो उस सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अभी हम इसकी डिटेल देखते हैं। जो जेनेरिक सिंटैक्स है हमारे पास किसी भी सेट को कंप्रीहेंशन की फॉर्म में लिखने का, उसमें हमारे पास अगर हम उसकी थॉरोली और डिटेल बात करें तो तीन चीजें हमारे पास हो सकती हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है एक्सप्रेशन, उसके बाद हमारे पास आती है बाइंडिंग और फिर हमारे पास आता है टेस्ट। यहाँ पे ये जो सिंबल है वर्टिकल बार इसको हम कहते हैं सच दैट, और ये जो बुलेट सिंबल है
ये बेसिकली इस बाइंडिंग को और इस टेस्ट को आपस में सेपरेट करता है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास बाइंडिंग है, और ये हमारे पास टेस्ट है। अब होता क्या है, अब जो बाइंडिंग होती है ये बेसिकली बताती है कि इस सेट के अंदर जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उन वेरिएबल्स की डोमेन क्या है, यानी वो कौन सी वैल्यूज जो हैं वो ले सकती हैं। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम इस टेस्ट के अंदर इनपुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पर हम वैल्यूज लेते हैं बाइंडिंग के थ्रू, उन वैल्यूज को आप इस टेस्ट के अंदर पुट करते हैं। तो जो वैल्यूज इस टेस्ट को आप कह लें कि फुलफिल करें, या ये टेस्ट जिन वैल्यूज के लिए ट्रू हो, उन तमाम वैल्यूज को फिर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट करते हैं, और ये एक्सप्रेशन जो आउटपुट देता है वो फिर आपके उस सेट की फाइनल आउटपुट होती है। ठीक है जी, बाइंडिंग से आपको वैल्यूज मिल गई, उन तमाम वैल्यूज को आप क्या करेंगे, टेस्ट के अंदर इनपुट करेंगे। जो वैल्यूज इस टेस्ट को पास करेंगी वो वैल्यूज फिर आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगी। ये एक्सप्रेशन जो है जो आउटपुट देगा वो आपके पास फाइनल उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे नोट करिए कि बाज औकात जो हमारे पास ये टेस्ट होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, एंड इन दैट केस हमारे पास जितनी भी ये बाइंडिंग से वैल्यूज आती हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो तमाम की तमाम जो है वो ट्रू वैल्यूज हैं, या वो तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं वो इस एक्सप्रेशन को इनपुट कर दी जाती हैं। ये उस केस में जब आप किसी टेस्ट को स्किप कर दें। अब ये हमारे पास कंप्रीहेंशन नोटेशन की एक एग्जांपल है। सम अदर नंबर्स ये सेट का नाम है। एक्स स्क्वेयर जो है ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास बाइंडिंग है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक तो ये कि एक्स जो है ये हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल है, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से आएंगी, इस सब रेंज से। अब ये जो सब रेंज है ये क्या रिटर्न कर रही है, कंप्लीट सेट जो रिटर्न करेगी ये 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है दैट विल बी मेंबर ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग से हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो कौन सी आई हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब चूंकि यहाँ पर टेस्ट को हमने स्किप कर दिया है, तो इट मीन्स कि ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं ये ट्रू हैं। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं ये इस एक्सप्रेशन को इनपुट दी जाएंगी, और ये एक्सप्रेशन इन तमाम वैल्यूज के लिए जो जो आउटपुट करता जाएगा हमारे पास फाइनल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स के पहले जो एक्स की वैल्यू है वो आपने 2 रखनी है, 2 स्क्वेयर हो गया। फिर हमारे पास उसकी वैल्यू है 3, 3 स्क्वेयर, फिर 4 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर और 6 स्क्वेयर। जब इसको आप एवेल्युएट करेंगे तो वो हमारे पास स्क्वेयर वैल्यू आ जाएगी, 2 स्क्वेयर 4, 3 स्क्वेयर 9, अप टू 6 स्क्वेयर 36। यहाँ पे हमने टेस्ट को स्किप किया था। ठीक हो गया, तो बेसिकली ये हमारे पास जो सेट था ये वाला, इसको हमने कंप्रीहेंशन नोटेशन में इस फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अच्छा, एक चीज नोट करें कि यहाँ पे बाइंडिंग के अंदर हमने बताया है कि जो हमारा इनपुट वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। आप बाज औकात बाइंडिंग के अंदर उस वेरिएबल की टाइप भी बता सकते हैं, जैसा कि हमारे पास ये इस केस में किया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो क्या है, एक्सप्रेशन, और x इज ऑफ टाइप n, यानी x जो है ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। अब बाइंडिंग में देखें तो हमने ये इस टाइप ऑफ का सिंबल यूज करके उसकी टाइप बता दी है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ये सारी की सारी बाइंडिंग हो गई, और ये हमारे पास टेस्ट हो गया। ठीक है, अब इस x को हमने क्या बताया, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी या n। तो वो तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं अब हमारे पास इस टेस्ट को इनपुट किए जाएंगे। अब इन तमाम नंबर में से कौन से नंबर्स हैं जो इस टेस्ट को पास करती हैं, डेफिनेटली वो कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक। ठीक है, 11 जो है वो इस टेस्ट को पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि x की वो वैल्यूज वैलिड होंगी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को इनपुट कर दी जाएंगी। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है,
जो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे टेस्ट को पास करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं उनको एज इट इज ही आउटपुट कर दिया जाए। ठीक है, ये इक्वल का सिंबल यहाँ पे आना है। तो इस सेट की हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 अप टू 10। अब अगर यहाँ पे हम x की बजाय x क्यूब कर देते, या फॉर एग्जाम्पल हम x क्यूब की बजाय भी x प्लस 1 कर देते, फिर क्या होता? तो फिर ये जितनी वैल्यूज थी उनके अंदर 1 एक ऐड हो जाना था। फिर हमारे पास आउटपुट क्या आनी थी, जब हम 1 जो है इसको इस टेस्ट के अंदर इनपुट करते तो क्या आ जाता, 2। जब इस 2 को इस टेस्ट के अंदर इनपुट करते तो क्या आ जाता, 3। इसी तरह 4 और अप टू क्या चीज आ जाती, 11। यानी ये जो लास्ट 10 है इसको जब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट करते तो 10 प्लस 1 वो हमारे पास 11 आ जाता। ठीक है, अब बाज औकात हमारे पास इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है जिसमें कि हमारे पास जो सेट है उसका साइज इनफाइनाइट हो, यानी उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हो। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है, अब यहाँ पे ये हमारे पास बाइंडिंग है सेट ऑफ इंटीजर्स, और टेस्ट हमें क्या कह रहा है कि वो तमाम इंटीजर्स जिनकी वैल्यू 0 से लेस है, यानी नेगेटिव नंबर्स, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो एक इन्फिनिटी सेट हो गया ना। तो चूंकि VDMSL की जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं इन्होंने किसी कंप्यूटर के अंदर या किसी मशीन के अंदर इम्प्लीमेंट होना होता है, और मशीन्स के लिए इन्फिनिटी को इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन होता है। तो इसलिए फिर VDMSL के अंदर इनफाइनाइट सेट्स की परमिशन नहीं होती, यानी जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको आप VDMSL के अंदर मॉडल नहीं कर सकते। इट मीन्स के इस तरह का जो सेट है ये आपको VDMSL जो है इस तरह के सेट्स को मॉडल करने की परमिशन नहीं देगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।